चुनावी समर में सियासी दावपेच, सुलगते सवाल, बयानों के वार, यह है खबरों का नया अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। सबसे पहले बात जम्मू और कश्मीर की, जहां पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के बयान पर एक बार फिर देश की सियासत गर्मा गई है। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में कहा कि कश्मीर के लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए अलगाववादियों और पाकिस्तान से बातचीत करने की भी वकालत कर दी और कहा कि लोकल आतंकी धरतीपुत्र हैं, इसलिए उन्हें बचाना चाहिए। महबूबा के इस बयान का जहां कांग्रेस ने समर्थन किया, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के अलावा बीजेपी और जेडीयू ने भी महबूबा पर हमला करते हुए इसे मौका परस्ती करार दिया। मैंने हमेशा कहा है, जो मिलिटेंट है, खासकर जो लोकल मिलिटेंट है, ये यहाँ का, ये सन ऑफ द सॉइल। हमारी कोशिश होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि उसको हम बचा सकें, क्योंकि ये अब आपका असासा है। जैसे पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, अलहदगी पसंद लोगों से बात होनी चाहिए, इसी तरह जो मिलिटेंट लीडरशिप है उनके साथ भी बातचीत होनी चाहिए। बातचीत के अलावा कश्मीर में और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बातचीत उन लोगों से हो जो भारतीय संविधान के दायरे में बात करना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती जी की ये बात तो सही है कि अटल जी का जो प्रयास था कश्मीर के अंदर, जो वो कश्मीर के लोगों के साथ, वहाँ के जो राजनीतिक दल थे, जो समाज सेवी थे, या जो भी वहाँ के जो कहा जाए कि स्टेक होल्डर्स थे, उन सबसे बातचीत उन्होंने करने की कोशिश की थी और लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया था। बस यात्रा भी उन्होंने की थी। तो आज ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार का जो रवैया है वो उसके विपरीत है। ये बात महबूबा मुफ्ती जी की काफ़ी हद तक सही है। एतराज़ हमें इस बात पे है कि जब उनकी हुकूमत थी तो तब क्यों नहीं जा रही थी? तब तो वो कुछ कर सकती थी उनके लिए। तब तो वो चीफ मिनिस्टर थी, वो यूनिफाइड कमांड की हेड थी, मरकज़ में उनका चलता था, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका रवैया और राफ्ता जो है ठीक ठाक था, डिफेंस मिनिस्टर के साथ वो टेलीफोन पे बात करती थी। तो जब उनके पास ताकत थी तब तो वो गई नहीं इनके पास। जब वो इनके लिए कुछ कर सकती थी तब वो गई नहीं। पीडीपी से नजमू साकिब हमारे साथ फोन पर हैं। दुष्यंत नागर, राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। स्वदेश कुमार, बीजेपी के लीडर, भी कुछ ही देर में अखाड़ा के स्टूडियो में उतरेंगे। लेकिन सबसे पहले नजमू साकिब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये सॉफ्ट सेपरेटिज्म क्यों चल रहा है पीडीपी की तरफ से? देखिए, ये सॉफ्ट सेपरेटिज्म नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर की रियलिटी है। हमारा एक पॉलिटिकल इशू है यहाँ पे और इसको पॉलिटिकल सोल्यूशन की जरूरत है। आप देखिए, आए दिन कश्मीर के नौजवान जब बाहर पढ़ने जाते हैं, आए दिन उन पे टेलीविजन केसेस लगते हैं, कश्मीर में होते हैं उन पे ऐसे केसेस आते हैं। तो जहाँ पे भी जो रियलिटी है, जो फैक्ट ऑफ द मैटर है, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आज एलिनेशन की सबसे बड़ी वजह जो है, जो कम्युनल पोलराइजेशन दिल्ली में चल रही है, जो काउ लिंचिंग दिल्ली में चल रही है, जो वहाँ पे जो कश्मीर में क्या चल रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, महबूबा जी की सरपरस्ती में क्या चल रहा था जम्मू एंड कश्मीर में? देखिए, जो 3 साल गवर्नमेंट थी, वहां पर आपने क्या किया? आपने क्या किया इस नैरेटिव को बदलने के लिए? आपने क्या किया कि आप यूथ को बंदूक उठाने पे आप मोटिवेट ना कर पाए? क्या आपका फेलियर नहीं है? आज जो आप कह रहे हैं नजमू साकिब, आप एक बात बताइए। अरे आप एक बात बताइए नजमू साकिब, आज आप एक बात, आप देखिए नजमू साकिब, मैं आपसे देखिए अगर आप फैमिली के घर जाना गलत है, उमर अब्दुल्ला चाहे कुछ भी कहें, मेरा मतलब पीडीपी से है, मेरा मतलब आपसे है नजमू साकिब। वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे जिन्होंने कश्मीरियों को मार धाड़ की, जिन्होंने कश्मीरियों को गोलियां निशावर की कश्मीरियों पे। अगर इतना ही था तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप सरकार में थे, आपने ऐसा क्या किया
किया कि लोग कलम उठाएं, बंदूक नहीं। आपने ऐसा क्या किया कि यूथ जो है डिसओरिएंटेड ना हो, यूथ जो है आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जितना आप चिल्लाएंगे उतना आप खोखले साबित हो रहे हैं नजमू साकिब। जितना आप चिल्लाएंगे उतना आप खोखले साबित हो रहे हैं। जितना आप चिल्लाएंगे आपकी सियासत सामने आ रही है। आप अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट करना चाहते हैं, इसीलिए आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। इसका निचोड़ यही निकल रहा है। अगर आप सेंसिबल बहस करना चाहते हैं तो आवाज नीचे कीजिए, इरादे बुलंद कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, इरादे बुलंद कीजिए। आपके ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जब मैं देखिए सवाल आपको कठिन लगे तभी आप क्वेश्चन पेपर पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया, आपने ऐसा क्या किया नजमू साकिब? मैं दिख रहा है सामने कि आपने कुछ नहीं किया। आप नाकामयाब रहे हर तरफ से, आप हर तरफ से नाकामयाब रहे। ना आप डेवलपमेंट का एजेंडा ला पाए, ना आप नैरेटिव चेंज कर पाए, ना आप यूथ को मोटिवेट कर पाए कि वो कलम उठाए, बंदूक नहीं। और आज आप उन्हीं दहशतगर्दों को बैक कर रहे हैं। नजमू साकिब क्या कर रहे हैं आप? और चिल्लाने से क्या होगा? जितना आप चिल्लाएंगे आप बेनकाब हो रहे हैं, आपका पर्दाफाश हो रहा है। दुष्यंत नागर एक बात बताइए, जो देश के खिलाफ नारे लगाए, जो देश के खिलाफ बंदूक उठाए, उनके साथ किस तरह का रवैया होना चाहिए? क्या महबूबा मुफ्ती की जो बयानबाजी हो रही है वहां पर ये सिर्फ सियासी नहीं है? देखिए, उनके पूरे बयान को ढंग से हमें समझने की जरूरत है। उन्होंने क्या कहा? पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, आतंकवादियों से बात होनी चाहिए। नहीं बात होनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान और आतंकवादी हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ देते, भारत के विरोध का रास्ता नहीं छोड़ देते, उनसे बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने क्या कही है कि जो स्थानीय यूथ है और वो आतंकियों के साथ मिल गया है। अगर कोई स्थानीय यूथ जिसने अभी तक वो सेपरेटिस्टों के साथ है और अगर उसने कोई बड़ा क्राइम को अंजाम नहीं दिया है और अगर वो आत्मसमर्पण करना चाहता है, मुख्य धारा में शामिल होना चाहता है, तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां तो इसके लिए स्वागत करेंगी। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो इस प्रकार से जो महबूबा साहिबा अभी कह रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक को एड्रेस कर रही हैं। क्या आप ये नहीं पूछना चाहेंगे, नजमू साकिब पीडीपी से हैं, दुष्यंत नागर, क्या आप उनसे ये नहीं पूछना चाहेंगे कि उनके कार्यकाल में उन्होंने ऐसा क्या किया? क्योंकि उन्होंने रिहा तो किया पत्थरबाजों को, संगबाजों को रिहा किया, क्या उन्होंने आतंकियों को संरक्षण दिया? उन्होंने विकास का कोई कार्य नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और नजमू साकिब दोनों एक जैसे हैं। इन सब लोगों ने क्या किया? जो 2-2.5 साल का समय इनको अवसर प्राप्त हुआ था वो ऐसे ही इन्होंने व्यतीत कर दिया। ना किसी टेररिस्ट का, ना किसी ऐसे आतंकवादी अतिवादी संगठन को ये मुख्य धारा में ला पाए, ना कुछ लोगों को आत्मसमर्पण करा पाए। कुछ तो किया ही नहीं, विकास की योजनाएं नहीं चालू नहीं की इन्होंने। आ जाते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। नजमू साकिब जवाब दें। अब यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। लगा के ये पीएसए लगा के आप इनको फिर से मजबूर कर रहे हैं। मैं आपसे सीधी बहस करने की कोशिश कर रहा हूं। नजमू साकिब जी, सीधी बात मैं पूछना चाहता हूं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय महबूबा मुफ्ती साहिबा से कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री तो काल, चलो मुख्यमंत्री तो काल छोड़ दीजिए, आज वो कितने सेपरेटिस्टों को, कितने पृथकवादी लोगों को जो मुख्य धारा से अलग चले गए हैं उनको वापस लाने के लिए तैयार है? बताइए ना, कुछ करिए तो सही। कहना क्या? बिल्कुल हम भी चाहते हैं, पूरा देश चाहता है, पूरा भारत चाहता है कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे जम्मू कश्मीर के लड़के हैं अगर वो आतंकियों के साथ मिल गए हैं तो वो बंदूक का रास्ता छोड़ के आए, देश की मुख्य धारा में शामिल हो, सरकार को, भारत को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अपना कार्य करें, अपना योगदान दें। लेकिन होता कहाँ है भाई? करता कौन है? हिंदुस्तान का कोई नहीं करता। अरे देखिए, यहीं पे नजमू साकिब एक मिनट रुकिए। कश्मीर में जो हो रहा है उस पर बात करते हैं। कश्मीर को उत्तर प्रदेश से जैसे ही आप जोड़ रहे हैं वैसे ही मुझे समझ में आ रहा है कि आप सुनिए। बिल्कुल है ना। अगर आप मानते हैं कि कश्मीर उत्तर प्रदेश दोनों हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है तो एक काम कीजिए, सबसे पहले बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो अब एक काम कीजिए, इस मसले को ऐसी आज ही सबसे पहले अरे मैं तो आपके साथ खड़ा हूं,
मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। ये अब आप ये भी कह दीजिए लगे हाथों कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट करा दीजिए, पूरा जम्मू कश्मीर का फुल इंटीग्रेशन हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदुस्तान के साथ करा दीजिए। दूसरी बात ये भी कहिए कि आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि लोग अब कलम उठाएं और बंदूक नहीं। मुझे आपका एजेंडा बताइए, आप क्या करने वाले हैं? कलम तब उठाएंगे, वो तो कलम उठाने दिल्ली जाते हैं। अरे आप मुझे बताइए तो सही, आप क्या करेंगे? वो कलम उठाने दिल्ली, आप मुझे ये अरे आप मुझे नजमू साकिब, मैं सवाल आराम से पूछ रहा हूँ, आप चिल्ला के जवाब दे रहे हैं। आराम से जवाब दीजिए। अरे आप इतना चिल्लाएंगे तो आपको खुद की आवाज नहीं सुनाई देगी। आप क्या कर रहे हैं? आप लाउड स्पीकर पे नहीं बोल रहे, आप लाउड स्पीकर पे नहीं, आप अखाड़ा पे, अरे आप चाहे मुझे कुछ भी बोले, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उमर खालिद कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, उमर खालिद कहता है कि संघबाजी की आजादी दे। आप मुझे बताइए कि आप उमर खालिद के साथ खड़े हैं? आप उमर खालिद जैसे युवाओं को क्या कहेंगे? अरे आप मुझे बताइए। जैसे आर्मी चीफ ने सही कहा कि हमें तालिबान के साथ भी बात करनी चाहिए। मैं पीडीपी की बात पूछ रहा हूँ, आप आर्मी चीफ योगी आदित्यनाथ और बाकी सबकी बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे नजमू साकिब, मैं जब आपसे एक सवाल पूछता हूँ आप जवाब ही नहीं देते, आप जवाब ही नहीं देते हैं, आप जवाब ही नहीं देते हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे, जवाब देने से डरते हैं, जवाब देने से भाग जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जाकिर मूसा बंदूक उठाए खड़ा है, आप उसको क्या कहेंगे? उमर खालिद देश को बांटने की बात कर रहा है, संघबाजी की आजादी मांग रहा है, आप उसको क्या कहेंगे? आप मुझे जवाब दीजिए, आपका उसको आंसर क्या होगा? आपका उसको आंसर क्या होगा? जो अली और बजरंगबली की बात आप यहाँ खड़े होके बोलिए। अरे आप मुझे ये बोलिए कि जाकिर मूसा दहशतगर्द है कि नहीं है? आप मुझे बताइए। उमर खालिद संघबाजी की आजादी मांग रहा है, आप उसको क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो संघबाजी की आजादी मांग रहा है उसको आप क्या कहेंगे? अरे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। अब बताइए, क्या मेरे सवाल गलत है? क्या ये सवाल नहीं है जो हर कोई जानना चाहता है? जो राजनीतिक एजेंडा लेकर चुनाव लड़ने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, क्या उसके पास इसके जवाब नहीं होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि पूरा देश चाहता है कि जम्मू कश्मीर में जो युवा भटक गए हैं वो मुख्य धारा में आए, आत्मसमर्पण करें, भारत के संविधान को माने, न्यायालय का सामना करें और मुख्य धारा में आए, जम्मू कश्मीर और भारत के विकास में अपना ऊर्जा को लगाएं। लेकिन कोई उन्हें लाने का प्रयास नहीं करता। ये राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करके निकल लेते हैं। किसी राजनीतिक दल ने प्रयास किया? लाइए। अगर कोई सोशल सोसाइटी है, अन्य कोई वर्ग है जो कोई मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, पुल का कार्य कर सकता है, तो अरे भाई करिए, कौन मना करता है? लेकिन हमारी एजेंसी तो तैयार बैठी है वहां पे, बिल्कुल बात करके निकल लेते हैं। दूसरी ये ऐसे नहीं चलेगा। दूसरी बात दुष्यंत नगर, सबसे बड़ी बात यह है, रोहित चहल भाजपा से हमारे साथ फोन लाइन पर है। रोहित चहल, मैं आपसे भी वही सवाल पूछता हूँ। अब आप अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो जाकिर मूसा को आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे दहशतगर्द मानते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि जाकिर मूसा को आप कन्विंस करेंगे कि वो अंसार गजवातुल हिंद छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ जाए? क्या आप उमर खालिद से ये कहलवा सकते हैं कि वो नहीं चाहता कि भारत के टुकड़े हों, वो संघबाजी की आजादी नहीं चाहता? और अगर ऐसे लोग हैं जो संघबाजी की आजादी चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कैसे आप उनको सुधार सकते हैं, बताइए। देखिए, मैसेज बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हथियार जो उठाएगा उसका जवाब उसको उसी भाषा में दिया जाएगा। जो अमन चाहता है, कश्मीर के जो आवाम है, जो मैक्सिमम लोग हैं, वो अमन चाहते हैं। वो भी लोग हैं जो गिने चुने लोग हैं जो नहीं। तो आप मुझे बताइए कि आपका एजेंडा क्या है? महबूबा मुफ्ती ऐसे बयान क्यों दे रही हैं कि जो दहशतगर्द हैं वो धरतीपुत्र हैं? वो ये क्यों कह रही है कि देखिए उमर खालिद पर सेडिशन चार्ज लगाना गलत है? वो कह रही है कि अफजल गुरु को आपने फांसी पर लटका दिया पार्लियामेंट अटैक के लिए, उमर खालिद पर सेडिशन केस छाप दिया, तो जो है कश्मीरियों पर क्यों आप इतना जुल्म कर रहे हैं? ये पोजीशन ले रही हैं आपकी पार्टनर, पूर्व पार्टनर। नौजवानों को धकेल रहे हैं। रोहित चहल जवाब दें। रोहित चहल से फोन लाइन कट गया। लेकिन नजमू साकिब, आप मुझे बताइए, फिर से मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि आपका एजेंडा क्या है इस इलेक्शन के लिए? आपका मैसेज क्या है? कैसे पीडीपी पिछले 2.5 साल में जो नहीं कर सकी अगले 3 महीने में करेगी? हमें ये
अभिन्न अंग है, उसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आजादी जो मांग रहा है, बिल्कुल आजादी होनी चाहिए। रोहित चहल की आवाज और नजमू साकिब की आवाज हमें ठीक से नहीं आ रही है। लगता है कि ऐसी जगह से वो लोग बोल रहे हैं जहां से कवरेज थोड़ा सा ऊपर नीचे है। लेकिन दुष्यंत नागर, ये एजेंडा क्या जरूरी नहीं है? क्या कश्मीर के हर युवा को, कश्मीर के हर वोटर को ये जरूरी नहीं है कि अब चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, कविंदर गुप्ता हो, चाहे निर्मल सिंह हो, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, किसी भी पार्टी के कोई भी लीडर हों, उनसे ये पूछें कि आप हमारे लिए ऐसा क्या करोगे कि हमारे बच्चे बंदूक उठाना बंद कर दें? आप हमारे लिए ऐसा क्या करोगे कि हमारे बच्चे ये समझ लें कि देश के खिलाफ आवाज उठाना और देश के खिलाफ गोलियां बरसाने में कुछ नहीं। देखिए, गुलाम नबी आजाद को आप इन अन्य लोगों की श्रेणी में नहीं रख सकते। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जितनी शांति, समृद्धि, विकास, पर्यटन वहां पे बढ़ा, उतना पिछले अन्य किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं बढ़ा। और गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं को पुनः वहां की जनता को नेतृत्व करने का अवसर देना चाहिए, जो वहां पे शांति की स्थापना कर सकें, विकास की नई शुरुआत कर सकें। और अन्य लोगों ने भी प्रयास किया है, लेकिन मैं समझता हूं महबूबा मुफ्ती जी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। कहने के लिए उनके एक अलग वाक्य है, लेकिन जो उनका परिणाम परिलक्षित होते हैं वो बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से देखो, उन्होंने आतंकियों से तो मुकदमे वापस लेने का, पत्थरबाजों से मुकदमे वापस लेने का कार्य किया, लेकिन शांति स्थापना करने के लिए उन्होंने मुख्य धारा में पृथकवादी तत्वों को लाने का कोई प्रयास नहीं किया। बार बार केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाती रही कि पाकिस्तान से बात करिए, पाकिस्तान से बात करी रही। और उनके पिता भी ऐसे ही थे, उन्होंने भी कहा कि भाई अगर वहां पे शांतिपूर्ण चुनाव हुए तो उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है। तो इस प्रकार की राजनीतिक सोच है, ये सोच कश्मीर के को सही प्रतिनिधित्व नहीं दे सकती। नहीं, बात तो सही है, लेकिन अखाड़े में हम बस इतना चाहते हैं कि जो भी जम्मू एंड कश्मीर में अब किसी भी रैली में जाए तो हर नेता से यही सवाल पूछे कि आपका हमारे लिए एजेंडा क्या है। दूसरे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आप मुझे बताइए, पर आप हमें ये बताइए कि हम कैसे हमारे बच्चों को बचाएं, हम कैसे हमारे युवाओं को ये मैसेज दें कि देश के साथ चलने में, कलम उठाने में, काम करने में, डेवलपमेंट का एजेंडा थामने में सही बात है, बंदूक उठाने में, दहशतगर्दी से कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां शीला दीक्षित ने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में शीला दीक्षित का स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे, लेकिन खास बात यह रही कि शीला दीक्षित के स्वागत समारोह में 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर भी मौजूद थे। देखिए, चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमेशा हम एक पार्टी के साथ लड़े हैं, लेकिन अब की बार दो हैं। तो उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे और आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, क्योंकि हम डर नहीं रहे हैं, हमें विश्वास है, हमारी पार्टी एकदम एकजुट है और बहुत बड़ी पार्टी है। हम सब इसको करेंगे और जो आने वाले चुनाव लोकसभा के हैं उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसमें अच्छा रिजल्ट लेंगे। शीला दीक्षित जी को मुबारकबाद, लेकिन दुष्यंत नागर, जगदीश टाइटलर वहां क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत रूप से किस लिए गया है, उनको आमंत्रित किया गया है तो वो गए होंगे। इस विषय पे क्यों आमंत्रित किया कांग्रेस पार्टी? सर मैं क्या कह सकता हूं, 84 के दंगों में अलेज्ड अक्यूज्ड हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज है। कोई केस दर्ज नहीं है, मेरी जानकारी में तो चल रहा है इनके खिलाफ, नहीं चल रहा है उनके खिलाफ। नहीं, पर आप जानते हैं कि इनको जानबूझ के साइडलाइन इस वक्त किया गया था क्योंकि 84 के दंगों में इनके रोल को, और इस पर अभी भी सवाल या निशान है। केस चल रहा है इनके खिलाफ, सज्जन कुमार कन्विक्ट हो चुके हैं, जगदीश टाइटलर के खिलाफ केस चल रहा है। क्यों इनको वहां पे बुलाया गया? सोच हो सकती है सर, आपका कहना नहीं, आपकी क्या सोच है? आप चाहते हैं कि जिनका रोल दंगों में हो, जिनका रोल दंगों में उनको बुलाया जाए, तो मैं जिनका रोल दंगों में उनको बुलाया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भी तो अपना पोजीशन साफ कर देना चाहिए। ये तो दोगला गेम खेल रहे हैं। रोहित चहल हमारे साथ फोन पर हैं। रोहित चहल, जगदीश टाइटलर वहां क्या कर रहे थे? देखिए आनंद जी, जो कांग्रेस की जो असलियत है वो आज सामने आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के हाथ खूनी तो पंजा है कांग्रेस का, जो 1984 में जो हजारों सिखों का कत्लेआम और ये जो कमल है, जितना दंगा होगा, जितना कीचड़ होगा, उतना कमल खिलेगा। ये कमल कहां से खिल रहा है भाई? ये कमल कैसे खिलता है? अरे जितना कीचड़ होगा उतना कमल खिलेगा। तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है। अरे खूनी पंजा कह देते हो, किसी को कुछ कह देते हो, आपको पता है?
अरे आपके मुख्यमंत्रियों के ऊपर कितने मुकदमे, उप मुख्यमंत्रियों के ऊपर कितने मुकदमे हैं? आप उनको तो मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला देते हैं जिनके ऊपर 13 मुकदमे हैं। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर कितने मुकदमे हैं? आपके सांसदों के ऊपर कितने मुकदमे हैं? मालूम है 37% सांसदों के ऊपर मुकदमे हैं। दूसरों के ऊपर चले आते हैं सवाल करने के लिए। कितनी भी कर लीजिए, लेकिन सत्य जो है वो जनता के सत्य तुम्हारा दुनिया जान चुकी, देश जान चुका, 5 राज्यों से आपका साफ सफाया हो चुका, आपको देश की जनता नकार चुकी है। 84 के दंगों में जिनका हाथ था उनको फ्रंट रो में जगह मिल रही है। दुष्यंत नागर, आप उनकी पैरवी तो मत कीजिए, आप आज ये तो कहिए कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जगदीश टाइटलर वहाँ फ्रंट रो में क्या कर रहे हैं, वो तस्वीरें देखिए। जगदीश टाइटलर वहाँ फ्रंट रो में क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं वहाँ फ्रंट रो पे जगदीश टाइटलर, क्यों बुलाया गया? शीला दीक्षित जी ने क्यों कहा, क्यों नहीं कहा कि जगदीश टाइटलर जी आप यहाँ नहीं, आपका यहाँ होना गलत है, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए? कर रही है के केस, दंगा भड़काने के केस, जमीन हड़पने के केस, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं भैया? नहीं, उसके ऊपर भी थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। देश जानना चाहता है, आप दोनों ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, आपकी वाणी बड़ी अच्छी है, प्रखर बोलते हो, आप बताइए ना। यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ आज, बताते हैं नहीं, दूसरे के ऊपर बात करते हैं, कमलनाथ, दूसरों के ऊपर बात करना। कमलनाथ जी को पता है मध्य प्रदेश की जनता ने एक मत से स्वीकार किया है और उन्होंने करके दिखाया है, किसानों का कर्जा माफ किया है, गौ माता के लिए देखिए क्या किया है उन्होंने। आप नहीं कर पाए 32 साल में, जो जिस प्रकार से गौ संरक्षण का कार्य किया है उन्होंने, जो शानदार काम कर रहे हैं, काम होता नहीं है, दूसरे लोग करते हैं, वो तुम कर नहीं पाते, तो इस तरह की उलझुल बातें करते रहते हो। अरे बंद करिए, देश थक गया, पक गया, आप नहीं सुनना चाहते। के अंदर जो सिखों को कत्लेआम करने का, सिखों को जलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, भाजपा ने किया, संघ के लोगों ने किया, लेकिन बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आपके दल से जुड़े हुए थे। किसी एक दल और विचारधारा को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। को जरूरत है कि एक क्लियर पोजीशन ले, या तो वो 84 के दंगे जिन्होंने कराए उनके साथ है, या 84 के दंगों को जिन्होंने किया उनके खिलाफ है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप डबल गेम खेलें। आप अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी, सबके लिए काम करने वाली पार्टी नहीं कह सकते जब आपका एजेंडा ही साफ इस तरह से डबल गेम और दोगुला लग रहा है। दुष्यंत नागर, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। शीला दीक्षित जी को कहना चाहिए था, आपत्ति जतानी चाहिए थी कि जगदीश टाइटलर वहां फ्रंट रो पे नहीं बैठेंगे। जगदीश टाइटलर का वहां बैठना यानी कि एंडोर्समेंट है कि कांग्रेस पार्टी आज भी उनको नवाज रही है जिन्होंने वहां दिल्ली की सड़कों पर कत्लेआम मचाया। नहीं, आपके पास आप इतनी गंभीर बात कह रहे हैं, आप एक न्यूज़ चैनल के ये इन पे आरोप है, जो आरोपी है, जो आरोपी है, आपके पास कौन सा सबूत है? देखिए, मुझे आज भी याद है राजीव गांधी जी ने क्या कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उसके लिए उन्होंने वाहवाही भी लूटी थी, उसके लिए उन्होंने वाहवाही भी लूटी थी, उसके लिए उन्होंने वाहवाही भी लूटी थी। दुष्यंत नागर, और जो किया था बिल्कुल गलत किया था। आपको पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि जब तक उनके खिलाफ जितने केस हैं वो खारिज नहीं हो जाते, जब तक वो बाइज्जत बरी नहीं हो जाते, तब तक कांग्रेस पार्टी को उनको फ्रंट रो नहीं देना चाहिए, उनको फ्रंट रो नहीं देना चाहिए, उनको फ्रंट रो नहीं देना चाहिए सर, फ्रंट रो नहीं देना चाहिए, नहीं, क्योंकि सर आप डिसाइड करेंगे, नहीं, क्योंकि ये वही पार्टी है, ये वही सरकार है जिन्होंने खड़े होकर माफी भी मांगी थी कि जो हुआ 84 में गलत हुआ। अगर जो हुआ 84 में गलत हुआ तो मैं आपसे कहता हूं कि जिन्होंने गलत किया उनको आप सजा दीजिए। उनके खिलाफ तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुए, कितने सारे आज खुलेआम घूम रहे हैं। अगर आप सच में जस्टिस की बात करते हैं तो सबके खिलाफ केस कराइए। रोहित चहल क्या भाजपा इसको संज्ञान में लेगी, क्या सरकार इसको संज्ञान में लेगी, क्या ये सवाल उठाया जाएगा? किसी ने अभी तक शीला दीक्षित जी से नहीं पूछा कि ये फ्रंट रो का निमंत्रण किसने दिया है? उठा रही है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, या फिर आप सियासत खेलेंगे उसके अलावा, उसके आगे कुछ नहीं करेंगे? वो वहां पर क्या कर रहे हैं जिसके हाथ खुद खून से रंगे हैं। आज सज्जन कुमार जी अगर बाहर होते तो वो भी आज यहाँ पर बैठे दिखाई देते, और मुझे लगता है सज्जन कुमार और मनजिंदर सिरसा शिरोमणि अकाली दल से हमारे साथ हैं। मनजिंदर सिरसा, देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, शीला दीक्षित जी कार्यभार संभालती हैं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का, और फ्रंट रो पे कौन बैठे हैं? देखिए, ये खाली शीला दीक्षित नहीं कर रही है, तो राहुल गांधी की इंस्ट्रक्शन है। पहले 34 साल तक तीनों को बैठाया जाता था, कमलनाथ, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, उससे पहले HKL भगत, शास्त्री, सबको। अब क्योंकि सज्जन कुमार जेल जा चुके हैं, आज तक भी कांग्रेस ने उन्होंने रिजाइन दिया, कांग्रेस ने आज तक उनका रिजाइन नहीं माना। कांग्रेस आज 1984 के पीड़ितों को ये संदेश दे रही है कि कोई भी पीड़ित इन कातलों के खिलाफ कोर्ट में जाके गवाही देने की जुर्त ना करे। कांग्रेस हाईकमांड, गांधी परिवार इनके साथ खड़ा, अगर किसी ने जुर्त की तो फिर उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये मैसेज दिया जा रहा है जगदीश टाइटलर को फ्रंट रो में बिठाकर। और आज जब वो भी कब किया जा रहा है, जब हाई कोर्ट ने ये बड़ा स्ट्रिक्ट लिखा, अपने ऑर्डर में लिखा
कि 34 साल तक सज्जन कुमार को इसलिए जेल नहीं कर पाए क्योंकि उसको राजनीतिक संरक्षण था। और आज कांग्रेस इस जजमेंट के बावजूद उसको अपने साथ बिठा रही है। इसका मतलब कांग्रेस हाई कोर्ट को भी ठेंगा दिखा रही है। देखिए, अब हम परवाह नहीं करते आपकी भी, बिल्कुल राजनीतिक संरक्षण देंगे। माननीय विधायक, दिल्ली प्रदेश कितने लोगों की हत्याएं हुई पंजाब में, उनके विषय में भी थोड़ा बता दीजिए। और कितने आतंकियों को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, जिन्होंने निर्दोष लोगों का खून बहाया, देश के बड़े लोगों की हत्याएं की, जनरल वैद को मारा, ललित माकन को मारा है, उनको लोगों को बचाने के लिए। तभी जो लोग लगे रहे, आपने उनकी निंदा नहीं की। क्या वो भारतीय नहीं थे जो 10 साल तक हजारों लोगों की जानें गई पंजाब के आतंकवाद के ऊपर? आप उस पर बोलते नहीं है, सेलेक्टिव बोलते हैं आप, सेलेक्टिव बोलते हैं आप। मारा श्री दरबार साहब ने, नजायज लोगों को आपने मारा, गुरुपुर वाले दिन जाके दरबार साहब पे हमला किया। सेलेक्टिविटी ठीक नहीं है देश के लिए, सबके लिए बोलिए। जो सही है सही बोलिए, जो गलत है गलत बोलिए। आप देश के चुने हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य हैं, संविधान की शपथ ली है आपने। आपको सबको प्रति समान भाव से देखना चाहिए। और अगर किसी के प्रति कोई मुकदमा नहीं है, कोई आरोपी साबित नहीं है, तो उसका चरित्र हनन का प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, भागलपुर पर कोई जवाबदेही नहीं। सिख कांडों कोई जवाबदेही, कश्मीरी पंडितों पर भी कोई जवाबदेही नहीं, वो भी कांग्रेस पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं, वो भी हुआ कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में हुआ। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। देखिए, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उस पर कोई जवाबदेही नहीं, जो भागलपुर में हुआ उस पर कोई जवाबदेही नहीं, जो सिखों के साथ हुआ उस पर कोई जवाबदेही नहीं। लेकिन आप दूसरों पर उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे कि आपका एजेंडा कम्युनल है। कहिए, ये दोगलापन नहीं तो क्या हुआ? कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुआ, चंदन हमारे साथ हैं, इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं। चंदन, एक बात बताइए, क्या शीला दीक्षित जी से सवाल पूछा गया कि जगदीश टाइटलर वहां क्या कर रहे हैं? आप सदैव सेलेक्टिव बात करते हैं। चंदन नमस्कार, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं अखाड़ा से। क्या शीला दीक्षित जी से पूछा गया कि जगदीश टाइटलर वहां फ्रंट रो में क्यों बैठे हैं, और उनके इर्द गिर्द दिल्ली प्रदेश के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनसे बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, लेकिन शीला दीक्षित से अभी इस मसले पर कोई बातचीत नहीं हो। इंदिरा गांधी के टाइम में कहा जाता था कि इंदिरा गांधी की सज्जी हाथ संजय और दूसरा कमलनाथ ऐसे करके चलते थे। तो जगदीश टाइटलर ने तो खुद बताया कि 84 में कैसे राजीव गांधी को गाड़ी में ले जाके, जब दिल्ली जल रही थी, सिख मर रहे थे, तो उनको गाड़ी में जाके दिखाते थे। और अब भी जी आप देखिए कि आज तक भी एक अक्यूज्ड को, सज्जन कुमार को, जब अदालत जेल भेज रही है कि इतने पुख्ते सबूत, और कांग्रेस सरकारों ने उसको बचा के रखा, जिस करके 34 साल तक जेल से बचता रहा। जब अदालत ये जजमेंट लिख रही थी, उसी तरह राहुल गांधी कमलनाथ को उधर शपथ खिलवा रहे थे मुख्यमंत्री की। तो आज शीला दीक्षित जी के स्टेज पे जो बैठे हुए हैं जगदीश टाइटलर, ये सीधा जो इस खानदान का इतिहास है कि सिखों के विरोधी, सिखों के कातिल, जो इसकी दादी ने किया, इनके पिता ने किया, आज वही राहुल गांधी कर रहे हैं। तो मुझे इससे कोई हैरानी नहीं कि जब अदालत ने लिख के दे दिया, जो हर एक इंसान जानता है, विदेश तक सब जानते, हर एक सिख जानता है, आज भी हमारे ऊपर ये थोपा जा रहा है कि सिखों की हत्या भाड़ में जाए, हम तो अभी हमको ये ज़्यादा प्यारे हैं और सिख हमारे हम उनको, उनकी भावनाओं के हमको बिल्कुल कदर नहीं है। ये राहुल गांधी हमको समझा रहा है, जब जगदीश टाइटलर को स्टेज पे, जिसके खिलाफ आज तक केस चल रहे हैं, चश्मदीद गवाह हैं और नाको टेस्ट में लोगों ने बयान दे दिए हैं, और ये राहुल गांधी अच्छी तरह से जानते हैं। मैम, जगदीश स्टेज विद शीला दीक्षित who are going to take charge of the PCC president, what do you think, what does this show? It is a clear signal. हरसिमरत कौर बादल जी ने भी यही कहा कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ आई विटनेसेस हैं, नार्को टेस्ट में उन्हें कंफर्म किया, केसेस आज भी चल रहे हैं। सज्जन कुमार के वक्त भी कोर्ट की बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस थे कि किस तरह से केसेस भी दबाए गए, एफआईआर नहीं लिखी गई, पूरी तरह से पूरे सरकार ने और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि किस तरह से एविडेंस को दबाया जाए। पर चंदन, मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा कि क्या शीला दीक्षित जी से यह सवाल पूछा गया है? क्या संदीप दीक्षित जी से यह सवाल पूछा गया? क्या दिल्ली प्रदेश के जितने लीडर थे जो वहां मौजूद थे, उनसे पूछा गया कि जगदीश टाइटलर फ्रंट रो में क्या कर रहे हैं?
देखिए, जहां तक शीला दीक्षित का सवाल है तो आज बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। मीडिया जो है शीला दीक्षित तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन बाकी कांग्रेसी नेता दबी जुबान से इस बात को मान रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति कन्विक्टेड नहीं होता, अदालत से दोषी करार नहीं दिया जाता है, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता है। हालांकि ये बात भी सच है कि पिछले कई वर्षों से हम देख रहे थे कि जगदीश टाइटलर हो या सज्जन कुमार हो, इनको कांग्रेस के समारोहों में सामने फ्रंट रो में नहीं बैठाया जाता था या आमतौर पर ये शिरकत नहीं करते थे। कई बार इस तरह के विवाद हुए थे जिसकी वजह से कांग्रेस बचती रही थी इस तरह के प्रोग्राम से जहां पर जगदीश टाइटलर या सज्जन कुमार फ्रंट रो में बैठे। लेकिन आज ऐसा हुआ कि कांग्रेस की शीला दीक्षित चूंकि अध्यक्ष पद ग्रहण कर रही है, तो शीला दीक्षित के जमाने के उनके करीबी कई नेता जो है कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हुए हैं और उसी सिलसिले में यहाँ पर जगदीश टाइटलर भी आए हुए हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। पर क्या इनको निमंत्रण दिया गया था? किसकी ओर से निमंत्रण दिया गया था? बिल्कुल, देखिए, निमंत्रण का जहां तक सवाल है, आज निमंत्रण किसी को नहीं दिया गया था। एक समारोह था जिसकी सामान्य सूचना सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं को दी गई थी, लेकिन जगदीश टाइटलर के संबंध में अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है। क्या उनको इनवाइट करके बुलाया गया या फिर उन्हें केवल सूचना मिली थी जिसके आधार पर वो यहाँ पहुंचे हुए कांग्रेस के पुराने नेता होने के नाते। हालांकि कई बड़े नेता, करण सिंह की बात करें तो वो यहाँ पर आए हुए हैं, मीरा कुमार जो की पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही है वो आई हुई है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा समारोह है जिसमें जगदीश टाइटलर की मौजूदगी एक विवाद पैदा कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अभी तक यहाँ पर मंच से कुछ भी नहीं कहा या किसी नेता ने इस पर कोई बात अभी तक मीडिया से भी नहीं की है। तो यानी कि सिखों का कत्लेआम हुआ, उसके बाद ये कहा गया कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कोर्ट ने ये कहा है कि बहुत सारी मेहनत की गई कि कोई भी एफआईआर ना लिखा जाए, एविडेंस को बरी कर दिया जाए और किसी भी तरह से ये सारे लीडर जो है इनको छोड़ दिया जाए। और कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप है कि इन्होंने जिन्होंने वहां पर कत्लेआम मचाया उन सबको इन्होंने आगे बढ़ाया पार्टी में। सबसे बड़ा सवाल जगदीश टाइटलर पर उठाया गया। मनजिंदर सिरसा, अब आप बताइए, क्या दिल्ली को पूछना नहीं चाहिए सवाल? देश को नहीं पूछना चाहिए सवाल? लेकिन कोई जवाब हमें कहाँ दे रहा है? सवाल ही तो पूछे जा रहे हैं, हमें कोई जवाब। जब हम जवाब मांगते हैं तो ये कह देते हैं कि वेद्या को मारा था इसलिए हमने तुम्हें मार दिया, उसको मारा था इसलिए तुम्हें मार दिया। यार, ये आप कैसे तय कर सकते हैं किसको किसने मारा था? हमारा क्या कसूर है? 8000 लोगों को मारने वालों को आप अपने गले से लगाते हैं और फिर उसको जस्टिफाई भी करते हैं। देखिए, हमें अफसोस इस बात का है, कांग्रेस स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, चिल्ला के इसको जस्टिफाई करते हैं कि हाँ क्या हुआ, बिठा लिया तो क्या गलत कर दिया। मतलब ये तो हो गया कि कत्ल भी करेंगे, मारेंगे भी और फिर चिल्लाएंगे भी और चोरी भी करके कहेंगे हम और ये देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है और देश की सबसे सेक्युलर पार्टी है दुष्यंत नागर, है ना, जो कहती है कि हम कत्लेआम भी करेंगे, उसके बाद डंके की चोट पर उन सब आरोपियों को सबसे आगे बिठाकर उनकी हम प्रशंसा भी करेंगे, उनको आगे भी बढ़ाएंगे, उनको बढ़ावा भी देंगे और फिर अपने आप को कहेंगे देखिए हम शांति प्रिय हैं, हम सबसे प्यार की राजनीति करते हैं। आरोप झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं और मनजिंदर सिरसा, आरोप झूठे हैं। नार्को टेस्ट में आई विटनेसेस के बयान झूठे हैं। सुनने नहीं देते, बात सुनने नहीं देते। 10 साल 6.5 साल रहे माननीय अटल बिहारी वोट हमारे बड़े 4.5 साल रहे अपना नरेंद्र मोदी जी। 10 साल तो 84 के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं। बताइए क्या साबित हुआ, क्या हुआ, किसका नाम आया निकल के? सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए, लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए कुछ लोगों का ये लगातार प्रयास रहता है। किसी और वजह से तो घेर नहीं सकते, इस प्रकार से घेरा जाए। सज्जन कुमार का कन्विक्शन, ये देश राहुल गांधी का वो बयान ये देश कि हाँ शायद कांग्रेस के कुछ नेता थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, ये बयान मुझे याद रहेगा, ये बयान मैं नहीं भूलूंगा और ये बयान कांग्रेस पार्टी को भी नहीं भूलना चाहिए। जब अपने आप को शांतिप्रिय प्यार की राजनीति करने वाली और सेक्युलर पार्टी बताती है तो फिर उनको पूछना जरूरी है कि जरा अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आपने कितनों का खून किया और फिर उस खून के दाग आज भी आपके ऊपर है, पर फिर भी आप अपने आप को एकदम चोली दामन एकदम साफ बताते हैं, एकदम सफेद बताते हैं। लोगों को पता है, देखिए गुजरात से लगा के कश्मीर तक जनता देख रही है और जनता आपसे सवाल पूछेगी। जब ये सवाल पूछेगी तब आप बीच बचाव करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे तो जनता भी आपको जवाब देगी। मैं इतना ही कह रहा हूं आपको दुष्यंत नागर। मनजिंदर सिरसा धन्यवाद। रोहित चहला आप हमारे साथ बने रहे, आगे बढ़ेंगे अखाड़ा में और बात करेंगे एक और खबर की। और ये पहलू है दक्षिण भारत से, जहां कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार में जोड़ तोड़ की सियासत तेज हो गई है। राज्य में तेजी से बदलते सियासी हालात के बीच बीजेपी की तरफ से मुंबई के एक 5 स्टार होटल में कांग्रेस के 6 विधायकों के होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के विधायक बी नागेंद्र, रमेश जरकिहोली, गणेश, उमेश जाधव, महेश कुंगतवली और प्रताप गौड़ा पाटिल
होटल में मौजूद हैं। जबकि दावा यह भी किया जा रहा है कि कर्नाटक सरकार से इस्तीफा देने वाले 2 निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के विधायकों के साथ शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन 8 विधायकों के अलावा आज 3 और कांग्रेस के विधायक आनंद सिंह, नागेंद्र और कंपल्ली गणेश भी होटल पहुंच सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर मंडरा रहे संकट को खारिज करते हुए डीके शिवकुमार को आज कर्नाटक से मुंबई भेजने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं हुआ है, पुख्ता नहीं हुआ है कि डीके शिवकुमार मुंबई तक जाएंगे भी कि नहीं। वहीं कर्नाटक के मुद्दे पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा और दावा किया कि वहां सरकार पर कोई संकट नहीं है। संकट नहीं है, ये तो बीजेपी का क्रिएशन है। बीजेपी कांग्रेस को और जेडीएस के एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये नहीं होगा। गवर्नमेंट मजबूत है और गवर्नमेंट चलेगी। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक बीजेपी के सभी 104 विधायक गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। इसी रिजॉर्ट के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये सब हरियाणा कांग्रेस के एमएलए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हरियाणा से, जहां पर मानेसर में इस रिजॉर्ट के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा घटनाक्रम कैबिनेट रीशफलिंग यानी कि दिसंबर 22 को जब ये कैबिनेट रीशफल और एक्सपेंशन हुआ था कर्नाटक में, वहां से शुरू हुआ है। और बताया जा रहा है कि ये सब जो रचा जा रहा है ये कांग्रेस द्वारा ही रचा जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं सिद्धरामैया का हाथ और उनका रोल बताया जा रहा है। ये अटकलें लग रही हैं कि कांग्रेस के भीतर कांग्रेस पार्टी में ही गुटबंदी की वजह से ये अब हालात ऐसे आए हैं कि कांग्रेस जेडीएस का गठबंधन अब खतरे में नजर आ रहा है। लेकिन दुष्यंत नागर, एक बात बताइए, अगर आप कर्नाटक में गठबंधन को नहीं संभाल सके, जहां आपने कहा यानी आपका मतलब कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देना चाहेंगे ताकि भाजपा की सरकार ना बने। अब अनकंडीशनल सपोर्ट 8 महीने में ये डामाडोल हो रही है, तो कैसे आप लोकसभा 2019 में गठबंधन को फॉर्मेशन और उसका कैटलिस्ट बनने का और उसका नेतृत्व करने का रोल अदा कर सकते हैं? ये सवाल पूछना तो जायज है। प्रिया आनंद जी, देखिए, विपक्ष जो वहां पे प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने 104 एमएलए को लेके क्यों घूम रही है? डर तो उनके अंदर है, हताशा उनके अंदर है, निराशा उनके अंदर है। एमएलए उनके टूटने वाले हैं। वहां की सरकार को तो मुझे कोई खतरा नहीं लगता। जेडीएस और कांग्रेस दोनों पार्टियां एकजुट है, एक साथ है। किसानों का कर्जा माफ किया है, किसानों की आय में वृद्धि की है, रोजगार के अवसर वहां बढ़े हैं, सरकार अच्छी चल रही है, चारों तरफ खुशहाली का माहौल है। तो डर भारतीय जनता पार्टी को है, इसलिए वहां से यहां लाकर अलोकतांत्रिक तरीके से देखिए अगर कांग्रेस पार्टी में गुटबंदी ना होती, कांग्रेस पार्टी के विधायक आज क्यों बैठे हैं मुंबई के 5 स्टार होटल में? क्या रमेश जरकिहोली नाराज नहीं है? इंडिपेंडेंट बसपा के एमएलए भी नागेंद्र को मिनिस्टेरियल पोस्ट मिला था, उनसे वो पद छीन लिया गया। आप जिन्होंने आपका समर्थन किया उनसे आप उनका पद छीन रहे हैं और अब आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। रोहित चहल, एक बात बताइए, आरोप ये लग रहा है कि ये सब भाजपा का किया धरा है। भाजपा खरीद फरोख्त में लगी है, 30 से 50 करोड़ प्रति विधायक देने को तैयार है। देखिए, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो उठ के भारतीय जनता पार्टी तो उनका लाइन है, वो उठ के खुद यहाँ तक पहुंचे हैं, वो मुंबई आकर खुद वो बैठे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी से उनका जो भरोसा है वो राहुल गांधी के नेतृत्व से उनका भरोसा उठ चुका है। रोहित चहल जी, कृपया एक बात बताइए ना, आपके 104 एमएलए के लिए कोई रास्ते में रुकने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए जगह ही नहीं बची। बेंगलुरु से सीधा अब हम देखेंगे कि क्या होता है। कम से कम अगर 13 एमएलए रिजाइन कर देते हैं तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आ सकती है, फ्लोर टेस्ट हो सकता है और उसके बाद पता नहीं क्या हो आगे जाकर। पर जो हो रहा है वो एक एग्जाम्पल है कि जोड़ तोड़ की सरकार अगर होती है तो क्या मंशा होगी, क्या हालत होगी प्रदेश की और वोट देने वाले जन गणों की, लोगों की।